नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। इसी के साथ हम आज लुसेंट ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू के इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे, जहां हमारा आज तीसरा क्लास होगा और 31 से 45 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। हर प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है और हर प्रश्न का एक्सप्लेनेशन जो है वह 100% एग्जाम ओरिएंटेड बनाया गया है, ताकि आपका प्रश्न का कंसेप्ट तो क्लियर हो, साथ ही साथ एक भी प्रश्न एग्जाम में न छूटे, वैसे तैयार किया गया है कि और इससे रिलेटेड कौन-कौन से प्रश्न एग्जाम में एग्जामिनर द्वारा बनाए जा सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न आज का आपके सामने है प्यारे बच्चों कि ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? आपको बताना है कि ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? ऑप्शन ए ब्रह्म सभा था या आत्मीय सभा था या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों था या ऑप्शन नंबर डी धर्म सभा था। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी ए और बी। अब हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे। तो इसमें बस ए और बी आपको याद रखना है। इस प्रश्न में कुछ खास नहीं था, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। वो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा बेहतर ढंग से। अगला प्रश्न है कि तत्वरंजनी सभा या तत्वबोधिनी सभा एवं तत्व बीथिनी पत्रिका से संबंधित है। आपको बताना है कि वह कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्व बीथिनी पत्रिका से संबंधित है। क्या देवेंद्र नाथ टैगोर थे या ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे या रविन्द्रनाथ टैगोर थे या बंकिम चंद्र चटर्जी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए देवेंद्रनाथ टैगोर। अब एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे और एक्सप्लेनेशन में आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर या देवेंद्रनाथ टैगोर कहिए ने कहाँ किया था? तो कलकत्ता में किया था। और कब किया था यदि एग्जाम में पूछ दे तो आपको याद रखना है कि 6 अक्टूबर 1839 को किया था। इस सभा का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य की जब बात करें तो धार्मिक विषयों पर चिंतन तथा उपनिषदों के सार का प्रसार करना था। यानी कि जो धार्मिक विषय है उस पर चिंतन करना है और साथ ही साथ जो उपनिषद है उसका प्रचार प्रसार आपको करना है। आरंभ में इसका नाम तत्वरंजनी सभा था। पूछ दे एग्जाम में कि तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभिक नाम क्या था, तो आपको याद रखना है कि तत्वरंजनी सभा था। और यह ब्रह्म समाज से टूटकर अलग हुए कुछ लोगों के द्वारा स्थापित एक संघ था। आपको याद रखना है कि यह क्या हुआ था? तो ब्रह्म समाज से टूटा हुआ था, कुछ लोगों द्वारा तोड़ करके इस संघ को बनाया गया था। बाद में इसका नाम तत्वबोधिनी सभा कर दिया गया। बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? तो तत्वबोधिनी सभा कर दिया गया। और 1859 में पुनः इस सभा का विलय ब्रह्म समाज में कर दिया गया। यानी कि ब्रह्म समाज से टूट करके कौन बनता है? तो तत्वरंजनी सभा बनता है। और फिर तत्वरंजनी सभा का नाम बदल करके तत्वबोधिनी सभा कर दिया जाता है और फिर बाद में इसे 1859 में ब्रह्म समाज में मिला दिया जाता है। इतने बातों को आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। प्रश्न डायरेक्ट यहां से बनाए जा सकते हैं। और इसकी स्थापना कहां हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। कलकत्ता में हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। ये 3 ऑप्शन आपके सामने है और आपको विचार करना है इन 3 में से कि उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। क्या यह बात सही है या गलत है? उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया था। क्या यह बात सही है या गलत है? तो ऊपर वाले दोनों बात सही हो गए। और तीसरी की तरफ देखते हैं कि उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तक का समर्थन किया। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से तीनों के तीनों कथन सही है प्यारे बच्चों, तीनों के तीनों कथन सही हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहां एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे कि राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाज में कई सुधारों के लिए प्रयास किया था। और वह कौन कौन से सुधार थे यहां देखेंगे। जैसे 1 नंबर में है कि उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। बिल्कुल सही बात है। विधवा पुनर्विवाह जो था, विधवाओं का फिर से दोबारा विवाह करने का समर्थन किया और इस दिशा में कई पहल इन्होंने किया। दूसरा है कि इन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए भी जोरदार समर्थन किया और इसके खिलाफ आंदोलन भी चलाया। तो सती प्रथा के अंत के लिए इन्होंने जोरदार समर्थन किया था और सती प्रथा का अंत का पूरा श्रेय इन्हें ही जाता है और इसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन भी चलाया था। अगला है कि इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का भी समर्थन किया। जो अंग्रेजी शिक्षा था उसका प्रवर्तन का भी इन्होंने समर्थन किया,
क्योंकि उन्होंने इसे भारतीय समाज की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण माना, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि जो अंग्रेजी शिक्षा है यह भारतीयों को थोड़ा सा आधुनिक बनाएगी और ये जो अंधभक्त रूप में लगे हुए हैं सती प्रथा में कि किसी भी महिला को जिंदा जला दिया जाता है, इन सभी चीजों से अलग करेगी। तो इन सभी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। आपको बताना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। अभिशंकर था, गौरी शंकर था, या दया शंकर था, या मूल शंकर था। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, मूल शंकर। इनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज के संस्थापक थे। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। उनके बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। पूछता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो आपको याद रखना है दयानंद सरस्वती हैं। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। जो भी प्रश्न है, जितने प्रश्न हैं सभी किसी न किसी एग्जाम के प्रश्न हैं, तो कृपया पूरी सीरीज को देखें। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कि विदाउट एग्जाम ओरिएंटेड लाया गया, सभी प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड है। आप पूरे सीरीज को एक साथ करेंगे तो आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और एक भी प्रश्न एग्जाम में आपसे छूटेगा नहीं। अगला प्रश्न है कि भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था। आपको बताना है जब 19वीं सदी में पुनर्जागरण की बात हो रही थी तो वह किस वर्ग तक सीमित था। क्या राजसी वर्ग तक सीमित था, या उच्च मध्यम वर्ग तक सीमित था, या धनी किसान तक सीमित था, या शहरी भूस्वामी तक सीमित था। तो उस समय बात की जाए तो सबसे ज्यादा अगर किसी के पास सीमित था तो उच्च मध्यम वर्ग के पास सीमित था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन में हम चीजों को देखेंगे और समझेंगे कि क्यों था। तो 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण का प्रभाव मुख्यतः उच्च मध्यम वर्ग पर था। इस वर्ग ने सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक सुधारों को अपनाने और प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजसी वर्ग और शहरी भूस्वामी भी प्रभावित हुए, लेकिन सुधारों का मुख्य केंद्र उच्च वर्ग के पास था, या उच्च वर्ग इसमें सबसे ज्यादा सक्रिय रूप से भाग लिए हुए थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुआ था। ऐसे भी पूछता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, लेकिन यहाँ किसने स्थापना किसने किया था न पूछ करके, बल्कि यहाँ प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया हुआ है और इसने कहा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। मतलब किसने प्रेरणा दी थी कि प्रार्थना समाज की स्थापना होनी चाहिए, तो वह व्यक्ति कौन है। प्रार्थना समाज की स्थापना कोई और करता है, लेकिन प्रेरणा किसने दिया था, यहां बात इसकी हो रही है। ऑप्शन ए है केशव चंद्र सेन ने, ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ टैगोर होंगे, या गोपाल हरि देशमुख होंगे, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी होंगे। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कि प्रार्थना समाज जो था उसकी स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा हुआ था, केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। प्रार्थना समाज की स्थापना वर्ष 1867 ईस्वी में कहां हुई थी, तो मुंबई में हुई थी, और आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रनाडे, आपको याद रखना है एमजी रनाडे, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और चंद्रावकर आदि द्वारा की गई थी। तो इसमें एक नाम बार बार आता है कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो एक नाम सबसे पहले आता है और वह नाम है आत्माराम पांडुरंग का आता है, आत्माराम पांडुरंग का आता है। और इनके सहयोगी जो होते हैं वो महादेव गोविंद रनाडे जी भी थे और चंद्रावकर जी भी थे। लेकिन मुख्यतः किसने इसकी स्थापना की थी, तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। प्रेरणादायक कौन था या प्रेरणा किसने दिया था, तो केशव चंद्र सेन ने दिया था। अब आगे बढ़ेंगे। जी.आर. भंडारकर प्रार्थना समाज के अग्रणी नेता थे। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य था जाति प्रथा का विरोध करना। जो जाति प्रथा चल रही है उसको विरोध करना। स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, जो स्त्री और पुरुष की विवाह का जो बाल विवाह हो रहा है, बाल विवाह प्रथा है, उसको रोक देना और उनकी आयु
को क्या करना और बढ़ा करके एक निश्चित आयु बनाना जहां से स्त्री पुरुष के विवाह में कोई कठिनाई न हो। और क्या था, तो विधवा विवाह का भी बात इसने किया था, विधवा पुनर्विवाह की भी बात। स्त्री शिक्षा के लिए भी बहुत प्रोत्साहन प्रदान इस समाज द्वारा किया गया था। ये सभी बात हम प्रार्थना समाज के बारे में कर रहे थे। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले जाते हैं तो उसके बाद ब्रह्म समाज की बागडोर कौन संभालता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, क्या केशव चंद्र सेन संभालते हैं, या देवेंद्रनाथ टैगोर जी संभालते हैं, या गोपाल हरि देशमुख, या ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र विद्या वागीश जी संभालते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र विद्या वागीश। अगले प्रश्न, इससे पहले हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखेंगे फिर अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे कि राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात रामचंद्र विद्या वागीश ने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी। डायरेक्ट प्रश्न पूछ देता है, इसलिए एक एक लाइन को और एक एक पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए हैं। आपको बताना है कि राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर दोनों लोग किसकी स्थापना से जुड़े हुए हैं, हिंदू कॉलेज की स्थापना से, या रिपन कॉलेज की स्थापना से, या MAO कॉलेज की स्थापना से, या संस्कृत कॉलेज की स्थापना से। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हिंदू कॉलेज की स्थापना से ये दोनों जुड़े हुए थे। अब यहां एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे कोलकाता के ऐतिहासिक हिंदू कॉलेज, तो हिंदू कॉलेज था कहां, तो कोलकाता में। इसकी स्थापना कहां हुई थी, तो कोलकाता में। अब प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय इसे कहा जाने लगा था। इसकी स्थापना 20 जनवरी 1817 में हुई थी, जिसे राजा राम मोहन राय तथा डेविड हेयर और सर एडवर्ड हाइड ईस्ट जैसे दिग्गजों ने स्थापित किया था। तो तीनों नाम आपको याद रखना है, राजा राम मोहन राय जी का भी नाम याद रखना है, डेविड हेयर का भी नाम याद रखना है, और सर एडवर्ड हाइड ईस्ट का भी नाम आपको याद रखना है। यह आधुनिक शिक्षा के सबसे पुरानों केंद्रों में से एक था। जो आधुनिक शिक्षा चल रही थी उसके सबसे पुराने केंद्र में से यह एक था। कौन, तो हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज की दिल्ली में स्थापना 1899 में हुई थी। कब हुई थी, 1899 में दिल्ली में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज वाराणसी की स्थापना 1898 में हुई थी और इसकी स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। डायरेक्ट पूछ लेता है कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस की स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। हिंदू कॉलेज दिल्ली की स्थापना कब की गई थी, तो 1899 में की गई थी। और कोलकाता की ऐतिहासिक हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, तो 1817 में की गई थी। तो इन सभी प्रश्नों को, इन सभी पॉइंट को आपको नोट डाउन करते चलना है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न को थोड़ा सा भी घुमाएगा, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपसे प्रश्न नहीं बनेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। बहुत बढ़िया, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। क्या राधा कांत देव जी थे, या राजा राम मोहन राय थे, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे, या देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा वर्ष 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता में शुरू की गई थी। तो आपसे पूछे कि आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो आपको याद रखना है राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। जब पूछे कि कब किया गया था, किस सन में किया गया था, तो 1815 में किया गया था। कहां किया गया था, तो कोलकाता में किया गया था। इतने प्रश्न यहां से बन सकते हैं। इस सभा द्वारा दर्शन व सामाजिक सुधारों पर चर्चा की गई थी। दर्शन और सामाजिक सुधार पर चर्चा की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक तरफ सूची 1 है और एक तरफ सूची 2 है, और आपको ध्यान रखना है मैंने क्या किया है कि जो सूची 1 है सूची 2 है तो आमने सामने वाले को रख दिया ताकि आपको याद करने में कठिनाई न हो। आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है ब्रह्म समाज 1828 में इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। एक का एक हो जाएगा। आदि ब्रह्म समाज 1866 इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। जैसे आदि लगा दे तो देवेंद्रनाथ टैगोर से आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारतीय ब्रह्म समाज
अब आदि नहीं, अब भारतीय ब्रह्म समाज से ही ये सब टूट के बने हुए थे। जब भारतीय ब्रह्म समाज कहते, इसकी स्थापना 1866 में हुई थी और किसने किया था, तो केशव चंद्र सेन ने किया था, इसलिए सी का आंसर 3 हो जाएगा। जब साधारण ब्रह्म समाज 1878 पूछ दे तो आनंद मोहन बोस होंगे, आनंद मोहन बोस होंगे। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन में हम चलेंगे और एक्सप्लेनेशन में एक एक पॉइंट को ध्यान से लेकर के चलेंगे। पहले हम तीन पॉइंट कर लेते हैं, फिर चौथा और पांचवा पॉइंट भी करेंगे। यहां हर समाज और अनेक संस्थाओं का थोड़ा विस्तार से विवरण है, आप ध्यान से देखिएगा। एक एक पॉइंट से एक एक प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य इसका था भारतीय समाज में धार्मिक और सामाजिक सुधार लाना, धार्मिक और सामाजिक सुधार लाना, जैसे कि सती प्रथा का अंत इसके द्वारा किया गया तथा मूर्ति पूजा का विरोध भी किया गया। आगे बढ़ते हैं, बी में है आदि ब्रह्म समाज 1866। अब इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आपको पूछ सकता है कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में की गई थी, किसके द्वारा, तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। और यह मूल ब्रह्म समाज की एक शाखा थी। किसकी शाखा थी, तो ब्रह्म समाज की ही एक शाखा थी। और इसका उद्देश्य क्या था, तो हिंदू धर्म में सुधार और पुनरुद्धार करना था, मतलब पुनरुद्धार करना था, यानी कि हिंदू धर्म में सुधार किया जाए और लोगों का उत्थान किया जाए। ऑप्शन नंबर सी की तरफ देखेंगे, इसमें है भारतीय ब्रह्म समाज 1866। इसकी स्थापना किसने किया था, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना तो केशव चंद्र सेन ने किया था, केशव चंद्र सेन ने किया था। यह समाज भारतीय ब्रह्म समाज का एक संशोधित रूप था। जो भारतीय ब्रह्म समाज था उसी का यह संशोधित रूप था, जिसमें केशव चंद्र सेन ने सुधारात्मक विचारों को लागू किया था, सुधारात्मक विचारों का लागू किया था। अब हम 4 नंबर देखेंगे, एक एक चीज को आपको ध्यान में रखना है, नोट डाउन करते चलना है। डी है 4 में है साधारण ब्रह्म समाज 1878। इसकी स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना आनंद मोहन बोस ने की थी। यह समाज ब्रह्म समाज की एक और शाखा थी, यह भी ब्रह्म समाज की ही शाखा थी। और इसका उद्देश्य था ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों को और सरल और व्यापक बनाना, यानी कि जो ब्रह्म समाज का मूल सिद्धांत है उसको और आसान कर देना है, सरल कर देना है और उसे और बड़े तौर पे बनाना है, व्यापक रूप से क्या करना है, उसका विस्तार करना है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है, कहीं से भी कोई भी प्रश्न बना करके पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मद्रास में खोली गई थी। माने वह कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके प्रयास से ब्रह्म समाज की अनेक शाखाएं खोली गई, जैसे उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और मद्रास में, तीनों जगह पे खोली गई। तो उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि केशव चंद्र सेन ही होंगे, केशव चंद्र सेन ही होंगे। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक एक प्रश्न का इतने डिटेल से एक्सप्लेनेशन दिया गया है ताकि आपका एक भी प्रश्न मिस ना हो और हर प्रश्न को आप एग्जाम में हर संभवतः करके आएंगे। अब यहां हम बात करेंगे कि राजा राम मोहन राय का जन्म वैसे पूछता नहीं, लेकिन आप ध्यान में रख सकते हैं कि 22 मई 1774 में बंगाल के हुगली जिले में स्थित राधानगर में हुआ था। यह बात हम लोगों ने कर लिया है और यह प्रश्न पूछा हुआ है कि कहां हुआ था, हुगली जिले में स्थित राधानगर में हुआ था। इन्हें फारसी, अरबी, संस्कृत जैसे प्राच्य भाषाओं एवं लैटिन, यूनानी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, हिब्रू जैसी पाश्चात्य भाषाओं में निपुणता प्राप्त थी। यह भाषाविद थे, अनेक भाषाएं इन्हें आती थी। आगे है, पटना तथा बनारसी में अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने 1803 ईस्वी से 1814 तक कंपनी में नौकरी भी की। यह पटना और बनारस में अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसके बाद लगभग 11 वर्ष तक किसी कंपनी में नौकरी भी करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद में विश्वास व्यक्त करते हुए मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद का विरोध किया। जो लोग मूर्ति पूजा करते थे या अवतारवाद था, डायरेक्ट पूछता है कि मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध करने वाली कौन सी सभा थी, तो ब्रह्म समाज थी। ब्रह्म समाज आपको याद रखना है। इनका विरोध किया, किसके द्वारा किया गया, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। इन्होंने कर्म के सिद्धांत तथा पुनर्जन्म पर कोई निश्चित मत नहीं व्यक्त किया। राजा राम मोहन राय ने धर्म ग्रंथों को मानवीय अंतरात्मा तथा तर्क के ऊपर नहीं माना। राजा राम मोहन राय के उपदेशों का सार सर्वधर्म समभाव था, यानी इनका कहना था कि सभी धर्म अपने आप में बेहतर है और सभी धर्म का सम्मान
करना चाहिए। कालांतर में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। इनका जन्म 1818 से 1905 तक इनका जीवन काल रहता है, लेकिन कहने का मतलब है कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को फिर आगे बढ़ाया। और इन्होंने तीर्थ यात्रा, इन्होंने क्या किया, तो तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, कर्मकांड आदि की आलोचना की। इन्होंने भी वही काम किया और इनके द्वारा ही केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया गया। बहुत बढ़िया प्रश्न यहां से पूछ सकता है कि ब्रह्म समाज का आचार्य कौन था, तो आपको याद रखना है केशव चंद्र। या ऐसे भी बना करके पूछ सकता है कि ब्रह्म समाज के आचार्य किनके द्वारा नियुक्त किए गए थे केशव चंद्र सेन, तो वह नाम आएगा देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। केशव चंद्र सेन ने अपनी वाक्य पटुता एवं उदारवादी दृष्टि से इस आंदोलन को बल प्रदान किया। इनके ही प्रयासों के फलस्वरूप ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मद्रास में भी खोली गई। केशव चंद्र सेन का अत्यधिक उदारवादी दृष्टिकोण ही कालांतर में ब्रह्म समाज के विभाजन का कारण बना। इतना उदारवादी हो गए थे ये कि बाद में ब्रह्म समाज क्या होने लगा, अलग अलग भाग में बंटने लगा, अलग अलग विभाजन करके अलग अलग बनने लगा। 1865 में देवेंद्रनाथ ने केशव चंद्र को ब्रह्म समाज से बाहर निकाल दिया था। कब निकाला? 1865 में देवेंद्रनाथ ने केशव चंद्र को बाहर निकाल दिया। तो इतने सारे आपको एक्सप्लेनेशन मिले हुए हैं जहां से प्रश्न छूटने का कोई चांस ही नहीं बनता है। अगला प्रश्न है, किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली? आपको बताना है कि वामा बोधिनी पत्रिका किसने निकाली थी। वामा बोधिनी पत्रिका निकालने वाले व्यक्ति का नाम केशव चंद्र सेन था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केशव चंद्र सेन हो जाएगा। बंगाल के धार्मिक उपदेश एवं समाज सुधारक केशव चंद्र सेन ने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाला था। वामा बोधिनी पत्रिका किसके लिए निकाला गया था? तो महिलाओं के उत्थान के लिए निकाला गया था। किसके द्वारा निकाला गया था? केशव चंद्र सेन के द्वारा निकाला गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नौ विधान की स्थापना की। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने किया, हम लोगों ने ऊपर प्रश्न में कर लिया है। अब आपको बताना है वह कौन सा ऐसा मतभेद था या कौन सा ऐसा मुद्दा था। ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक सुधार, विशेषतः जाति प्रथा संबंधी सुधार, या हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद में संबंध, या ए और बी दोनों। तो इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। दोनों कारण था, दोनों मुद्दा था जिसके वजह से ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे हम। 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन मुख्यतः निम्नलिखित मुद्दों पर हुआ। कब हुआ था विभाजन? तो 1866 में हुआ था। सामाजिक सुधार, विशेषतः जाति प्रथा संबंधी सुधार था। केशव चंद्र सेन और उनके अनुयायी जाति प्रथा और अन्य सामाजिक सुधारों को लेकर अधिक उग्र थे, जबकि कुछ अन्य सदस्य इन सुधारों के लिए तैयार नहीं थे या उनकी गति को धीमा करना चाहते थे। एक ये भी कारण था। अगला कारण था कि हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद में संबंध, जैसे कि ब्रह्म समाज के भीतर एक विवाद था कि समाज को कितना हिंदू परंपराओं से अलग रखना चाहिए और कितना ब्रह्मवाद के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मवाद को अधिक महत्व दिया और हिंदू परंपराओं से अलग एक स्वतंत्र मार्ग अपनाने की कोशिश की। केशव चंद्र सेन ने किस पे ज्यादा बल दिया? तो ब्रह्मवाद को अधिक महत्व दिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देवबंद आंदोलन से कौन जुड़ा था? चार ऑप्शन आपके सामने है। मौलाना महमूद हसन जी जुड़े थे, या मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी, या चिराग अली। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, मौलाना महमूद हसन जुड़े हुए थे। आपको याद रखना है कि देवबंद आंदोलन की स्थापना 1866 में देवबंद में हुई थी। कहां हुई थी? तो देवबंद आंदोलन की स्थापना 1866 में देवबंद जो उत्तर प्रदेश में है वहां हुआ था। उस समय उसे, इस लाइन को भी आपको ध्यान रखना है कि उसे दार उल उलूम कहा जाता था। मौलाना महमूद हसन ने महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है प्यारे बच्चों कि शारदा मणि कौन थी? अभी बीपीएससी 2005 का प्रश्न पूछा हुआ है कि शारदा मणि कौन थी? राजा राममोहन राय की पत्नी थी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी,
या विवेकानंद की माँ थी या केशव चंद्र सेन की पुत्री थी? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस की यह पत्नी थी। कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदामणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम था। यह हमेशा परमहंस के सुख दुख में हमेशा साथ रही। रामकृष्ण काली देवी के पुजारी थे। रामकृष्ण किसके पुजारी थे? तो काली देवी के पुजारी थे। इसके साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और याद रखिए कि यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि प्रश्नों के साथ साथ आपका कंसेप्ट क्लियर हो, और कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपका रिजल्ट क्लियर होगा और आपका भी एक दिन तिरंगा, आपकी सफलता का तिरंगा एक दिन